उसका नाम है विकास। अपन डेवलपमेंट कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों में डेवलपमेंट हो जाए, नहीं तो मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए आपका जो लेसन चल रहा है विकास की वैकल्पिक अवधारणा के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। इससे पहले अपन बात की थी, किस किस के बारे में बात की थी बताओ, आलोचना की थी अपने? आलोचना के बारे में पढ़ा था क्या? और तो अपन मूल्यांकन में चल रहे थे और मूल्यांकन के बारे में अपन कुछ पढ़ा भी था, और उससे पहले आपके जो है केन सारो विवाह के बारे में भी पढ़ा था आपने, और उसके बाद आपको पर्यावरणवाद के विचारों के बारे में भी अपन चर्चा की है। अपन आलोचनाओं में चल रहे थे। तो देखिए दोबारा मैं आपको उस साइड में लेके चल रहा हूँ जहाँ पे 145 नंबर पेज पे, यदि विकास की ऐसी प्रक्रिया की समझा जाए जिसका लक्ष्य लोगों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हो, तो यह तर्क दिया जा सकेगा कि विकास की केवल आर्थिक उन्नति के सूचकांक की दर के जरिए मापना अपर्याप्त, कई बार भ्रामक भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? अगर आपने कही कि आर्थिक आधार पर मापा जाए कि विकास हुआ है या नहीं हुआ, तो इसमें क्या होता है, इसमें कई बार क्या होता है कि आंकड़े जब आप इकट्ठे करते हो घर घर में जा कर के, गाँव में जा कर के, डाणियों में जा कर के, तो कई बार क्या होता है कि आप आंकड़े स्पष्ट तरीके से आपके सामने नहीं आ पाता है। क्योंकि किसी अगर मेरे को आपके गांव में भेज दिया जाए कि आपको सर्वे करना है कि आर्थिक स्तर कैसा है, तो अब मैं पहली बात तो मैं जानूंगा ही नहीं कि कौन कौन व्यक्ति क्या है। तो मैं किसी व्यक्ति के साथ लूँगा, संपर्क करूँगा, तो उस व्यक्ति से कहूँगा कि कौन कौन सी आर्थिक कंडीशन से नीचे हैं या ऊपर है। तो वो अपना फ़ायदा या अपने लाभ के लिए क्या करेगा, अपने लोगों के फ़ायदे के लिए अपने लोगों का नाम लिखवाएगा। हालांकि मैंने नहीं जाना गाँव में कितने लोग हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं। तो क्या है, कई बार आंकड़े स्पष्ट भी नहीं मिलते हैं। कई बार घरों में झूठ भी बोल दिया जाता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है कि नहीं। तो ये क्या है, गलत है। आपको मालूम है नरेगा में काम करते हैं, नरेगा में काम कौन करता है? जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, या जो भी है उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। जब सर्वे किया गया तो इसमें ये कहा गया कि जो पैसे वाला है, अरबपति है, करोड़पति है, वो भी नाम जुड़वा रखा है। तो बताओ, फायदा जो मजदूर वर्ग है जिसके पास कंडीशन नहीं है, खाने पीने की कंडीशन नहीं है, उस व्यक्ति का तो नाम ही नहीं जुड़ रहा। और नाम किसका जुड़ रहा है? जिसके पास खाने की कमी नहीं है। तो ये क्या है, गलती है ना। तो कई बार विकास के नाम से अगर अपनी योजना भी चलाते हैं वो सही दिशा में लागू नहीं हो पाती, ठीक है। आंकड़े हमारे सामने स्पष्ट नहीं आते हैं। तो आप आर्थिक आधार पर आंकड़े निकालें तो वो सही नहीं है। आंकड़े किस आधार पर निकालने चाहिए? एजुकेशन के आधार पे, शिक्षा के स्तर के आधार पे, आर्थिक आधार पे और सामाजिक आधार पे निकालने चाहिए कि उसकी प्रतिष्ठा कैसी है, इसमें वास्तव में विकास हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस आधार पे निकालना चाहिए। इसमें कहने का कारण यही है। आर्थिक उन्नति और कई बार भ्रामक भी हो सकता है। आप विकास को मापने के लिए वैकल्पिक तरीके खोजे जा रहे हैं। इसी तरह का एक प्रत्यक्ष मानव विकास प्रतिवेदन है जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यक्रम आवार्षिक तौर पर प्रकाशित करता है। इस प्रतिवेदन में साक्षरता स्तर, आयु, संभावित और जो है मातृ मृत्यु दर जैसे विभिन्न सामाजिक संकेतों के आधार पर देशों का जो है दर्जा निर्धारित किया जाता है। इस उपाय को मानव सूचकांक के नाम से जाना जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? विश्व, जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है या विश्व कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास जो कार्यक्रम है उसके द्वारा हर साल जो है प्रतिवेदन निकाला जाता है कि देश में इतनी % गरीबी है, विश्व में इतनी % बेरोजगार हैं, इतनी % जो है गरीबी है, इतनी % लोग जो है साल में इतने मर जाते हैं, ठीक है। ये पूरा रिकॉर्ड जो है हर साल वो प्रतिवेदन भेजता है कि देश में ये हालत है, विकास के मामले में ये कंडीशन चलती है। इसलिए सूचकांक कहा जाता है। इस अवधारणा की प्रक्रिया जो है विकास की ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए जो अधिकाधिक लोगों को जो है उनके जीवन में अर्थपूर्ण तरीके से उनका विकास कर सके। ऐसे कार्यक्रम चलाना, ऐसी चीज़ों की आवश्यकता हमारे को है। विकल्पों को चुनने की अनुमति दे जिसकी पूर्व शर्त के आहार या शिक्षा या स्वास्थ्य आश्रय जैसे बुनियादी जरूरतों की पूर्ति हो सके। ऐसे विकल्प चुनाव कर सके जहाँ में हर व्यक्ति को क्या क्या मिलना चाहिए? आहार, खाने की सुविधा होनी चाहिए। दूसरा, शिक्षा सभी व्यक्ति को निःशुल्क मिलनी चाहिए। तीसरा क्या है? स्वास्थ्य संबंधी जो है आश्रय है, ऐसी बुनियादी ज़रूरतें उनको
मिलनी चाहिए। तो कुल मिला के हो गया, रोटी कपड़ा और मकान तो हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। ये प्राथमिक आवश्यकता है, ये तो पूरी होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, इसके बुनियादी आवश्यकताओं पर जो है आधारित दृष्टिकोण कहा जा सकता है। रोटी कपड़ा और मकान, गरीबी हटाओ या बिजली जो है, सड़क या पानी जैसे लोकप्रिय जो है नाम इसी भावना का संप्रेषण करते हैं कि बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति के बगैर किसी व्यक्ति के गरिमामय जीवन गुजरना और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना असंभव है। अगर ये चीज़ें नहीं है, रोटी कपड़ा और मकान, अगर ये चीज़ें व्यक्ति के पास नहीं है तो उसकी कल्पना नहीं कर सकती कि उसका विकास हो सकता है, उसका विकास नहीं हो सकता अगर ये तीन चीज़ें नहीं हैं। संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का तात्पर्य होता है आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान, उसे कहते हैं संप्रेषण। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, इसका होता है आदान और प्रदान। इसलिए अभाव जो है, अभाव अथवा वंचनाओं से जो है मुक्ति ही किसी व्यक्ति की जो है पसंद की या इच्छाओं की पूर्ति कुंजी है। इस विचार को यदि लोग भोजन या आश्रय के अभाव में अगर भूखिया जो ठंड से मरते हैं अथवा कच्चे जो है बच्चे विद्यालय जाने के बजाय काम कर रहे हैं तो ये देश में अविकसित होने का सूचक माना जाता है। अगर वो बच्चा पढ़ने की उम्र में अगर वो कमाने जा रहा है, स्कूल में नहीं जा रहा है, अगर उनके जो कुछ लोग जो है गरीबी में हैं, वो काफ़ी लोग मरते हैं, साल में या महीने में काफ़ी लोग जो है भूख से मर जाते हैं, तो वो देश कभी भी विकसित नहीं माना जाएगा। वो देश कौन से देश की निशानी है? ये अविकसित देश की निशानी है। ठीक है, तो देश को विकसित करना है तो पहले प्राथमिक आवश्यकताएं तो पूरी होनी चाहिए। हमारे देश में आपको मालूम है कई प्रकार की योजनाएं लागू की गई हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी रसोई गैस योजना, ठीक है, बीपीएल के लिए फ्री जो है उज्ज्वला भविष्य योजना लागू की गई है ताकि उनको पैसे भी नहीं लगे और कनेक्शन सिलेंडर का भी फ्री मिल जाए। ठीक है, बिजली भी फ्री मिल जाए और गाँव में या अनाज की सुविधा कर रखी है राशन कार्ड के माध्यम से, बामा साहब के माध्यम से। जितने व्यक्ति है उसको 10 किलो का गेहूँ और चीनी वगैरह जो भी है दाल वगैरह दी जाए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। दिया जा रहा है, फ्री दिया जा रहा है, आज भी लागू है। आपके कोरोना के चक्कर से जो है हर परिवार को जो है खाने का अनाज दिया गया था 10 किलो एक व्यक्ति के हिसाब से, 10 मेंबर तो 10 मेंबर के हिसाब से दिया है, सुविधा दी गई है ताकि देश में गरीबी नहीं आए। ठीक है, और आज 8 रुपये में भोजन के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है, 8 रुपये में भोजन मिल सकता है। कहीं गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं गवर्नमेंट की, आप कहीं भी नौकर चौराहे कहीं भी जो भीड़ वाले इलाके में वहाँ पे आपको जो है गाड़ी मिल जाएगी गवर्नमेंट की, वहाँ 8 रुपये में आप भरपेट खाना खा सकते हैं। तो ये सुविधा की गई है कि ताकि जो मजदूर वर्ग है जिसको काम नहीं मिला है दिन में अगर जो भी है तो वो आराम से 8 रुपये अपना भोजन प्राप्त कर सकता है। भूखा तो नहीं सोएगा, कम से कम पेट भर के तो सोएगा। और आवश्यकताएँ जिसकी ज़्यादा है वो तो उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता कि दिन में 200-400 रुपये का तो खाना होना ही चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है, पेट भरना चाहिए 2 टाइम का, तो पेट ही तो भरना चाहिए ना। ये जरूरी है कि रसगुल्ले बर्फी खा के ही मैं पेट भरूं? अरे रोटी खाकर भी तो पेट भरा जा सकता है। रोटी जो बादाम और काजू किशमिश खाने वाले तो वो अलग लोग हैं। ठीक है, तो उनकी तो अपन मुकाबला नहीं कर सकते, समझ गए ना। तो देखिए इसमें अब है आपका विकास की वैकल्पिक अवधारणा क्या है कि कह रहे हैं कि विकास वास्तव में क्या होना चाहिए, वास्तविक विकास क्या होना चाहिए उसके बारे में अपन विचार करेंगे। तो देखिए क्या होना चाहिए। अध्याय के पहले हिस्से में आपने विकास के इस मॉडल को कुछ सीमाओं की चर्चा की गई है। विकास के मॉडल के बारे में कुछ सीमाओं की चर्चा अपन कर चुके हैं। ठीक है, जिसका अनुसरण अब तक किया गया है। इसके लिए मानव और पर्यावरण दोनों के लिहाज से बाहरी कीमत चुकानी पड़ी है। विकास नीतियों के कारण जो भी कीमत चुकानी पड़ी है उसका और विकास के फायदों का जो है वितरण भी लोगों के बीच असमान रूप से हुआ है। अधिकतर देशों में विकास की ऊपर से नीचे की रणनीतियाँ अपनाई गई हैं, अर्थात विकास की प्राथमिकताएं और रणनीतियों का चयन और परियोजनाओं के वास्तविक क्रियान्वयन के लिए सभी फैसले आमतौर पर राजनीतिक नेतृत्व और नौकरशाही के उच्च स्तर के पर होते हैं, जिन लोगों के जीवन और विकास योजनाओं का तत्काल असर पड़ता है। आमतौर पर
उसके तनिक भी सलाह नहीं ली जाती है, न सदियों से हासिल उनके अनुभव और ज्ञान का उपयोग किया जाता है, नहीं उन्हीं के हितों का ध्यान रखा जाता है। इसलिए यह लोग जो है लोकतांत्रिक देश के लिए भी उतना ही सच है जितना तानाशाही के अधीन देश हैं उनके लिए। इस तरह से विकास परियोजनाओं से ज़्यादा लाभ उठाने वाले सत्ताधारी तबकों द्वारा तैयार और लागू प्रक्रिया की जाती है। इसका कहने का मतलब क्या है? ये कह रहा है कि जो योजनाएं बनती हैं वो राजनेताओं के द्वारा ही बनाई जाती हैं। वो संसद में बैठते हैं, वो कौन सी संसद में बैठते हैं? जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहती है। और राजनीति में कौन जाता है? जिसके पास प्रभाव और शक्ति दोनों, पावर और पैसा। और जिसके पास पैसा होता है उसके पास पावर होता है, वही राजनीति में जाता है। अपने जैसे रोड छाप हो जाते हैं, वहाँ खड़े थोड़ी हो सकते, अपने कोई जानता ही नहीं है, कोई वोट ही नहीं देगा, और इसके पास क्या है कि नहीं? तो अब कह रहे कि जो संसद में जाते हैं, कानून का निर्माण करते हैं, वो लोगों को क्या मालूम है गरीबी क्या होती है। जिससे जो लोग जो पहले से ही पैदाइशी परिवार में जन्म लिया है, समझ गए, धरती से जुड़ा हुआ होता है, उसको तो मालूम होता है कि गरीबी क्या होती है। जो उसको मालूम नहीं है कि गेहूं का पेड़ लगता है या पौधा बनता है, वो व्यक्ति क्या कर सकता है? वो जान सकता है कि गरीबी क्या चीज़ होती है। एक बार क्या हुआ, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे अपने देश के, 1984 में बने, उसके बाद बने थे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के बेटे थे राजीव गांधी। प्रधानमंत्री इसको बनाया गया, ये रहे 1989 तक के, ठीक है। तो 1984 से बने थे, 1989 तक रहे थे। अब ये तो अमीर इसी बाप की औलाद है। जवाहरलाल नेहरू के कपड़े विलायती ढूंढने जाते थे एरोप्लेन से। जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे ना, उसके कपड़े कहाँ जाते थे? दूसरे देश में, इटली, इराक से धुल करके फिर आते थे इंडिया में। उसको क्या मालूम गरीबी क्या होती है। इंदिरा गांधी बनी, राजीव गांधी बनी। अब वो क्या है कि एक उस वक्त क्या था, राजीव गांधी की सरकार क्यों आई थी? क्योंकि लाल मिर्चों के भाव आसमान छू रहे थे। माने उस वक्त 500 रुपये किलो मिर्ची बिक रही थी। कौन से? लाल मिर्ची जो 10 रुपये किलो में मिलती है, समझ गए ना? लाल मिर्ची जो अपने यहाँ 100 रुपये किलो में भी मिलती है। अब हरी मिर्ची के भाव जो थे वो कम थे, 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो थे। लाल मिर्ची के भाव क्या थे? आसमान छू रहे थे। तो राजीव गांधी के पास प्रस्ताव गया कि साहब हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है, लाल मिर्ची के भाव बहुत तेज है। तो उसने अपने भाषण में कहा कि हरी मिर्ची उगाना बंद कर दे और लाल मिर्ची उगाना चालू कर दे, तो हमारे देश की स्थिति सही आ सकती है। तो संसद में बैठे हुए सबने, वह जानने वाला तो जानते ही हैं भाई, तो बार बार बोला कि आप लाल मिर्ची चालू कर दें और हरी मिर्ची को बंद कर दें, ताकि हमारे देश की जो ये भाव बढ़ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? कंट्रोल में आ जाएंगे। तो लोगों ने ऐसा कहा कि सर ऐसा नहीं है, क्या है कि लाल मिर्ची हरी मिर्ची से ही बनती है। लाल मिर्ची किससे बनती है? हरी मिर्ची से ही बनती है, सुखाने के बाद ही तो बनती है लाल मिर्ची। तो अब उसको क्या मालूम कि हरी मिर्ची लाल मिर्ची कैसे बनती है? नहीं मालूम है उसको। वो तो वास्तविकता मालूम किसको होगी? जो धरती से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो धरती से पैदा हुआ है और अपनी योग्यता और अपने अनुभव के कारण वो पीएम बना है, उसको मालूम है कि गरीबी क्या होती है, किसान क्या होता है। धरती से जुड़ा हुआ व्यक्ति के वो पहचान जाता है कि क्या होता है, ठीक है। तो ये कह रहे कि जो नीतियाँ बनाते हैं ना, वो लोग बनाते हैं जो जानते ही नहीं है कि किसकी चीज़ क्या है, कौन सा उत्पादन होना चाहिए, कैसे होता है, कैसे बनता है, और नीतियाँ बना देते हैं और लागू कर देते हैं। यहाँ पे जो एक दिल्ली की जो पहली प्रधानमंत्री थी, बड़ा क्या पीएम, वो सीएम थी, शीला दीक्षित, उसको ये कहा गया कि साहब गरीबी को खाना नहीं मिल रहा है, तो बोला गरीब 8 रुपये में खाना खा सकता है भरपेट है, ज़्यादा पैसे की क्या ज़रूरत है। उसको ये पूछा जाए, एक व्यक्ति 8 रुपये में खाना क्या खाएगा?
8 रुपये में से चाय नहीं आती आज के वक्त में, अगर एक गिलास चाय भी ली जाए। कट तो ज़रूर आ सकती है, बड़ा गिलास नहीं आ सकता, नहीं आ सकता ना। उनको क्या मालूम कि रोटी कितनी कीमत में आती है, क्या आती है। उनके तो खजाना है, गवर्नमेंट का, जनता का खजाना है, आराम से मिलता है, खाते हैं, ऐसे करते हैं, घूमते हैं, विदेश में जाते हैं, कहीं जाते हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। तो ये कहते कि वास्तविक जो अगर धरातल से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है उसको मालूम होता है कि क्या योजनाएं होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, किस प्रकार जो है किसानों का जो है योगदान होना चाहिए। राजीव गांधी ने एक बात सही की थी, उन्होंने कहा कि किसान जो है कर्ज में डूबते जा रहे हैं। राजीव गांधी कहते अगर किसान कर्ज में डूबते जा रहे हैं तो मैं एक योजना बनाई कि हर किसान के पास 1000 रुपये पहुँचने चाहिए। उस वक्त 1000 रुपये 1 लाख के बराबर हुआ करते थे, ठीक है, 84 में, सन 84 में। तो उसने क्या किया, 1000 रुपये हर प्रति किसान के खाते में डालने के लिए कहा गया। अब क्या हुआ कि बीच में वो पैसे वहाँ से शुरुआत हुई, 100 कहाँ रुक गए, 100 कहाँ रुक गए, 100 कहाँ रुक गए, 100 करते 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 किसान के पास कितने रुपये पहुँचे, 10 रुपये। किसान के पास 10 रुपये पहुँचे। ये बात कब है, 1989 की। उसने कहा कि मैं हर किसान को 1000 रुपये दिया है, उसमें से किसान के बाद 10 रुपये पूछे। किसी ने, कार्यकर्ताओं ने या जो ज़मीन से जुड़ा हुआ उनके पास सूचना पहुंचाई कि सर आपने 1000 रुपये पारित किए हैं यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट से, लेकिन किसानों के पास कितने पहुँचे, 10 रुपये। तो बोला अपने देश में इतना भ्रष्टाचार है। तो उन्होंने आदेश निकाल दिया कि मेरे को 1000 रुपये भेजे हैं उसका हिसाब चाहिए। मंत्रिमंडल में आदेश निकाल दिया कि मेरे को जो मैंने 1000 रुपये भेजे हैं वो 1000 रुपये कहाँ गए, मेरे उसका हिसाब चाहिए और मुझे 10 दिन के अंदर अंदर पूरा हिसाब नहीं। तो आपको मालूम है कि छोटी रकम तो सेंट्रल गवर्नमेंट से लागू नहीं होती है, कई हज़ार करोड़ों में पारित होती है। तो वो बीच वाले जितने कार्यकर्ता हैं वो डकार गए। अब कार्यकर्ता ने सोचा कि अगर प्रधानमंत्री ने आदेश निकाल दिया और अगर अपन उसको लिखित में ये नहीं देंगे, सूचना देंगे पैसे कहाँ गए, तो अपने या तो जेल होगी, अपन पार्टी से निकासी भी हो सकते हैं। उन लोगों ने एक योजना बनाई कि ना तो रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तमिलनाडु में भाषण देने के लिए गए हुए थे, तेलुगु संगठन जो बना हुआ था तमिलनाडु में, उसने ऐसा प्लान बनाया कि वहाँ बम से ही उड़ा दिया उसको, प्रधानमंत्री को ही। ना तो रहेगा बांस से ना बजेगी बांसुरी, कभी कोई हिसाब मांगेगा ही नहीं। ये हमारे देश की जो बड़े जो नेता हैं इसकी ये कारतूसी होती है। जो लागू किया जाए वो होना ही चाहिए वास्तव में। आपको मालूम है पीएम मोदी ने कानून बनाया है, कृषि पे कानून बना रहा है। आज विरोध हो रहा है, 1 महीने से जो है किसान वर्ग वहाँ पे बेड़ा डाले हुए हैं। अब उसमें क्या है, उसमें काम ये है कि कानून ये बनाया गया कि जो किसान उत्पादन करता है उसका सीधा संबंध किससे होना चाहिए, गवर्नमेंट से, कि उसकी खेती में जो उत्पादन होता है किसान अच्छे मूल्य में अपना फसल है वो किसको बेच सकता है, गवर्नमेंट को डायरेक्ट बेच सकता है। जो बीच में जो बिचौलियाँ हैं इनको नहीं बेचे। ये क्या करते हैं, अब चल गेहूँ के भाव 2000 रुपये के हैं, वो 2000 में खरीद लेता है। जब निकलता है, जब किसान को आवश्यकता होती है पैसों की, कर्ज लेता है, ऋण लेता है तो चुकाना पड़ता है उसको, तो वो डायरेक्ट वो खरीद लेता है 1500 के भाव में, है ना। रेट कितनी होती है, 2000 की। अब किसान तो 500 रुपये का घाटा हो गया ना। अब वो जो बीच का दलाल और जो व्यापारी वर्ग वो क्या करता है, उस माल को स्टोर कर लेता है बड़े बड़े गोदामों में, और फिर माल को जो है रेट बढ़ जाती है। भाई गेहूँ अगर मार्केट में गेहूँ आएंगे ही नहीं तो रेट बढ़ेगी, आवश्यकता है, तो वो क्या करते हैं, रेट बढ़ा देते हैं, 2500-3000 का रेट हो जाती है, ठीक है। और पब्लिक जो है उसको खरीदनी पड़ती है क्योंकि उसको जीवित रहना है। तो आप क्योंकि एक जो दलाल है वो 1500 रुपये में गेहूँ खरीद रहा है और 3000 में बेच रहा है, तो फायदा किसको हो रहा है, दलाल को, 1500 रुपये का, बिना मेहनत का ही। दिन रात मेहनत कौन करता है, किसान, लेकिन नुकसान किसको होता है, किसान को। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि किसान को अगर गेहूँ खेतों में ही अगर गवर्नमेंट खरीदे, चाहे वो 2000 में खरीदे चाहे 3000 में खरीदे, अगर डायरेक्ट गवर्नमेंट ही खरीदे तो क्या होगा, उसका फ़ायदा होगा।
डायरेक्ट फ़ायदा होगा, उसके खाते में पैसे आएंगे और उसका जो टर्नओवर भी जो है अच्छा हो जाएगा, और जो जिसने ऋण लिए हैं बैंक से वो ऋण भी जमा हो जाएगा। ये बीच में दलाल खा जाते हैं, ठीक है, और इनकी कीमत गिराना और बढ़ाना ये किसके ऊपर निर्भर करता है? व्यापारियों के ऊपर निर्भर करता है। डायरेक्ट अगर गवर्नमेंट ही खरीदेगी तो व्यापारियों का क्या लेना देना है, दलालों का क्या लेना देना है बीच में। तो इस प्रकार ये कानून बनाया जा रहा है। लेकिन जो कहते हैं ना विपक्ष, हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है, पक्ष और विपक्ष दो होते हैं, है ना। एक सही करता है तो दूसरा टांग अड़ाता है, नहीं ये सही नहीं, ये गलत है, दूसरे को गुमराह करने की कोशिश से करते हैं, समझ गए। तो ये कानून है। विरोध तो किसानों को उकसा दिया गया है कि आपकी ज़मीन जो है सरकार अपने अंडर में ले रही है, आने वाले टाइम में आपकी ज़मीन के जो है किसके अंडर चले जाएगी? गवर्नमेंट के अंदर चली जाएगी। अरे गवर्नमेंट के अंदर आपका पट्टा आपके नाम है तो गवर्नमेंट कैसे लेगी? गवर्नमेंट ज़मीन थोड़ी ले रही है, गवर्नमेंट तो आपकी जो उत्पादन हो रहा है वो ले रही है, लेकिन उसको मिसगाइड किया गया है, ठीक है। तो आप विरोध कौन कर रहे हैं? विरोध वही कर रहे हैं पंजाब के, हरियाणा के लोग, जो राजनीति में जुड़े हुए हैं, जो मंत्री पद दिया है वो कर रहे हैं लोग, वो करवा रहे हैं। भाई उनकी अनुयायी तो होते ही हैं, पैसे दे करके ऐसे कर करा के बोला हम जितना खर्चा होगा हम देंगे, लेकिन आप तो विरोध करो, इस कानून को तोड़ाओ। तो अच्छा कानून जब बनता है तो उसका विरोध करने वाले भी कई लोग होते हैं, समझे ना। तो ये कहने का तात्पर्य कि अगर आपके देश की विकास की योजनाएं बनाई जाएं तो उसमें नीचे वर्ग के लोगों को भी शामिल किया जाए, जो जमीन से जुड़ा हुआ जो लोग है उसको भी शामिल किया जाए, ताकि क्या होगा, अच्छी योजना बनेगी। उसको अनुभव बताएगा कि हमारे कृषि में, उद्योगों में, हमारे गाँवों में इस प्रकार की सुविधा होनी चाहिए। जब योजना बनेगी, जब लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र, देश का जो शासन है वो क्या है? लोकतंत्र, लोगों का शासन। तो लोगों का शासन है तो लोगों को शामिल होना चाहिए। तानाशाही में ये होता है कि जैसे आप एक तरीके से अपने पीएम मोदी को तानाशाही के रूप में जान सकते हैं कि एक महीने से हड़ताल कर रहे हैं लेकिन उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, तो वो क्या हो गया? तानाशाही। उसने कह दिया कि नहीं, जो मैंने कह दिया वो होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, ठीक है। वो क्या है? तानाशाही, ठीक है, किसी की नहीं सुनना। जैसे हिटलर था ना, वो तानाशाही था। हिटलर था ना, जर्मनी का शासक है हिटलर, वो क्या था? तानाशाही। वो अपनी मनमर्जी से जो कहता रहा वही होता था, उसको बोलते तानाशाही, ठीक है। और नौकरशाही, नौकरशाही अपना फायदा के लिए, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो होते हैं नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। अब वो क्या सोचते हैं? अपना फायदा होना चाहिए, जनता से क्या तात्पर्य? अपन को योजना ऐसी बनाओ ताकि अपना ही फायदा हो, जनता को कम फायदा हो, ठीक है। तो ऐसे लोग भी हैं। तो इसमें देखिए, इसमें जो है लागू प्रक्रिया जो है सत्ताधारी तबकों का मतलब होता है समूह है, जो सत्ताधारी जो समूह होता है वो अपने को ही फायदा पहुंचाने की कोशिश से करते हैं, ठीक है। भाई भतीजावाज, जानते हो भाई भतीजावाज किसे कहते हैं? अपने अपनों को फायदा पहुंचाना, समझ गए। तो इसमें देखिए आगे, इसमें न्यायपूर्ण और टिकाऊ विकास के बारे में वैकल्पिक तरीके से जो है सोचने और आगे बढ़ने की जरूरत की रेखांकित किया गया है। इस प्रक्रिया में अधिकार, समानता और आज़ादी और न्याय और लोकतंत्र जैसे सभी मुद्दे उठाए गए हैं। इस भाग में इस तहकीकात करेंगे इन धारणाओं ने विकास विमर्श के संदर्भ में कैसे नए अर्थ हासिल किए हैं, इसके बारे में अपन ने इस लेसन में, इस आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। देखिए क्या क्या है। सबसे पहला, अधिकारों के दावे। आपके संविधान में आप सबको अधिकार दिया गया है, बोलने का अधिकार आपका कोई नहीं छीन सकता आपको, अभिव्यक्ति देने का अधिकार आपको है, आपको कोई नहीं जो है रोक सकता। अपन को अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार है, कहीं जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी उठ सकते हैं, कहीं भी ना जा सकते हैं, वह आपका अधिकार है, आपको कोई नहीं रोकेगा। ये पावर है आपका, फ्रीडम है आपकी। तो अब ये कह रहे कि अधिकार आपको दिए गए हैं, वो कौन कौन से दिए गए हैं वो आपके सामने हैं। तो इसमें बताया कि क्या अधिकार है वो देखिए। इसमें जो है माने जो है आगे देखिए, इसमें गौर किया गया है कि
कि विकास के अधिकांश का जो है फायदों को ताकतवर लोगों को कैसे हथिया लिया गया है और विकास की कीमतें अति दरिद्रों और आबादी के असुरक्षित हिस्सों में चुकानी पड़ती है, चाहे वह कीमतें पारिस्थितिकी तंत्र में नुकसान की वजह से हो या विस्थापन और आजीविका खोने की वजह से हो। एक मुद्दा ये उठाया जाता है कि प्रवाहित आबादी कुल जो है मिलाकर किन संरक्षणों का दावा राज्य और समाज से कर सकती है। क्या लोकतंत्र में लोगों को ये अधिकार है कि उसके जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णय में उनसे सलाह ली जाए? हाँ, अधिकार है। राज्य का अधिकार है कि उसके जीवन संबंधी जो निर्णय है वो व्यक्ति को पूछ के लिया जाए ताकि व्यक्ति अपने जीवन की सुरक्षा कर सके। ठीक है, तो आप ये कहा गया जो गवर्नमेंट ने लागू किया गया है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरना चाहिए। ठीक है, तो भूखा गवर्नमेंट योजना बनाई है। ठीक है, और इंदिरा गांधी योजना के भोजन आवास के द्वारा वो अपने आवास भी ले सकता है और खाना भी ले सकता है। दूसरी बात यह है कि जिसके पास रोजगार नहीं है तो गवर्नमेंट का दायित्व बनता है कि रोजगार उपलब्ध करवाएं। तो नरेगा योजना चल रही है, उसमें आप अपने पेट भर सकते हैं। तो कुछ ने योजना बनाई तो अपना काम कर सकते हैं। आजीविका का अधिकार जिसका दावा सरकार ने अपनी जीविका के स्रोत में खतरा पैदा होने पर कर सकता है। एक दूसरा मामला है कि नैसर्गिक के संसाधनों पर अधिकार का है। क्या समुदाय नैसर्गिक संसाधनों के उपयोग के परंपरागत अधिकारों का दावा कर सकता है? और जो किसान के पास खेती है उसमें किसान कुछ भी कर सकता है, वो उसका अधिकार है। गवर्नमेंट का अधिकार है नहीं। उत्पादन कर सकता है, पेड़ काट सकता है, जो भी है उगा सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो किसका अधिकार है? किसान का अधिकार है कि नहीं? तो उसका अधिकार है। ये विशेष रूप से आदिवासी और आदिम समुदाय पर लागू होता है। जो आदिवासी लोग हैं वो कहाँ निवास करते हैं? जंगलों में। उनको नहीं निकाला जा सकता क्योंकि वो उनका घर है, उनका परिवार है। वो उसमें रह करके अपना जीवन व्यापन करते हैं और उनमें से कंदमूल खाते या जो भी चीज़ें हैं, संसाधन हैं, वो बाजार में बेचते हैं। तो वनों को ख़त्म नहीं किया जाए, वहाँ पे उद्योगों की स्थापना नहीं की जाए। उनकी भूमि का अधिकार है, उनका जीने का अधिकार है, उनके जीवन यापन का अधिकार है। उनको बाहर नहीं भेजा जाए, उनका विस्थापन नहीं किया जाए, रोका जाए उनको। तो लागू होता है जिसका जो है सामुदायिक जीवन और पर्यावरण के संबंध साथ संबंध विशेष प्रकार का होता है। ठीक है, उनका अधिकार है वहाँ रहना, उनका पर्यावरण सुरक्षित होना चाहिए। तो हमारे देश में क्या है, कई आंदोलन हुए हैं जिसको चिपको आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। हुआ था चिपको आंदोलन खेजली गांव में 1730 में 363 महिलाओं ने उन्हें भाग लिया था और काफ़ी लोगों को मार दिया गया था। तो वो क्यों आता? वो पर्यावरण को बचाने के लिए, वनों को बचाने के लिए काम में किया गया था। कई आंदोलन हुए, आज भी होते हैं, पहले भी हुए हैं। ये नाजुक मामला यह है कि नैसर्गिक संसाधन किनके हैं, नैसर्गिक संसाधन किसके हैं। जो पृथ्वी के ऊपर जितने भी संसाधन हैं वो किसके हैं? जनता के हैं, जहाँ निवास करते हैं उन्हीं का ही है। सभी का अधिकार सबके ऊपर है, बराबर अधिकार है। जो संसाधन धरती पे है सभी का अधिकार है। जो यहाँ का नागरिक है वो सभी संसाधनों का प्रयोग कर सकता है, समझे ना? वो कर सकता है, उनका अधिकार है क्योंकि जन्म लिया है। तो पृथ्वी पर अधिकार किसका है? जनता का। उसका प्रयोग कौन करेगा? जनता करेगी। ठीक है, इसलिए स्थानीय समुदाय के हैं, इसलिए संबंधित रूप से है कि फिर मानवता के साझे संसाधन हैं। अगर हम संसाधनों को संपूर्ण मानवता का समझते हैं तो मानवता आगामी पीढ़ियां भी शामिल होगी और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का काम जन समूह के विभिन्न तबकों की प्रतिस्पर्धात्मक लोगों को पूरा करने के साथ साथ वर्तमान और भविष्य की दावेदारियों के बीच में संतुलन कायम करना चाहिए। किसको? जनता, सरकार। जो जनता का अधिकार पेड़ पौधे जीव जंतु या संसाधनों पे है तो उनका अधिकार ही होना चाहिए और वो अधिकार इनके भी है और आने वाले पीढ़ी को भी है, वो भी इसका उपयोग करेगी। इसलिए ये अधिकार सरकार को जनता को देने चाहिए ताकि वो अपना सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। हाँ, जनता का, सरकार का ये अधिकार है कि जो संसाधन समाप्त होते जा रहे हैं उसको रोकने का कार्य जो है सरकार बनाएगी ताकि आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सके। ठीक है, तो ऐसी योजना बनाएं ताकि संसाधन को भी बचाया जा सके और पर्यावरण का जो संतुलन है उसको भी बनाए रख सके। और लोकतांत्रिक सहभागिता किसे कहते हैं ये आने वाले अगले एपिसोड में आपको करवाया जाएगा।
कि लोकतांत्रिक सहभागिता किसे कहते हैं। इसके अर्थ के बारे में ज़रूर मैं बता देता हूँ। लोकतांत्रिक सहभागिता उसे कहते हैं जो लोकतंत्र में भाग लेना, और जो यहाँ से कोई भी हो, चाहे आम पब्लिक हो, चाहे चुन के प्रतिनिधि गए हों, वो सहभागिता लेते हैं। मैंने सहभागिता माने उसमें भाग लेते हैं। निर्णय निर्माण में जनता का सहयोग ही या भाग लेना ही क्या कहलाता है, सहभागिता। ठीक है, निर्णय निर्धारण करने में जनता का सहयोग होता है, सहभागिता होती है, उसको सहभागिता के नाम से जाना जाता है। तो आने वाले अगले एपिसोड में इसके बारे में आपको विस्तार से करवाया जाएगा। जब तक के लिए